हेलो दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ मैंने बताया था आपसे, जैसा कि मैं क्वेश्चन ऑन डिमांड वाली सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें सभी लोगों को मैंने अपने क्वेश्चन भेजने के लिए बोले थे। सब लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन भेजे हैं। उनमें से मैंने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिनको आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछे थे। फालतू इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लेक्चर नहीं देखा है। अभी जो मेन लेक्चर है बंधु, पहले तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, तब प्रॉब्लम हो तब भेजिए। आपने बिल्कुल बिना लेक्चर देखे हुए अगर मेरे पास क्वेश्चन भेजे हैं तो मैं उसको फिर आपको पर्सनली डील करूँगा। यहाँ पर जो मैं सीरीज़ लेके आऊँ उसमें सबके अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनमें डाउट हो सकते हैं। दैट इज़ वाई मैंने उसको यहाँ पे ले लिया, उन्हीं क्वेश्चंस को जिनको मुझे ज़रूरत लगी कि लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सीखने वाले क्वेश्चन है। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो है, ठीक है। लगभग सभी लोगों को इस वीडियो में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इसके वजह से हम लोग को चलिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें लगभग सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए इसमें से जिन भाई साहब ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा था, उन्होंने कहा था सर ये कोई बुक है जिससे इन्होंने मुझे भेजा था और बोला था कि सर मुझे इसका 9, 12 और 13 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एक 125 इंटू 75 इंटू 8 mm असमभुजी मतलब अनिक्वल कोणीय खंड तनन उपांग के रूप में कार्य कर रहा है और इसकी लंबी टांग गसेट प्लेट के साथ 6.5 mm फिलेट वेल के साथ संबद्ध है मतलब जुड़ी हुई है। यदि इस खंड पर 160 किलोन्यूटन अच्छी बल आ रहा हो तो फिलेट वेल्ड की उपयुक्त लंबाइयां ज्ञात कीजिए, फिलेट वेल्ड की, और प्रतिबलों के मान दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर सी एक्स एक्स की वैल्यू 4.15 और सी वाई वाई की वैल्यू 16.8 दिया हुआ है। समझने वाली क्या बात है यहाँ पे, इनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया। मैं अगर कहूँ कि इनसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया तो उसका रीज़न आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए ज़रा इन वैल्यूज़ को, और ये एंगल की वैल्यू को देख लीजिए आप ज़रा। एंगल की वैल्यू बोला है यहाँ पे 125 इंटू 75 इंटू 8 mm। देखिए ज़रा टेबल में क्या इसकी वैल्यू यही है जो इन्होंने दिखाया हुआ है। अगर आप चेक करेंगे पाएंगे तो ये वैल्यू है 14, ये वैल्यू जो है ना टेबल में चेक करेंगे तो ये 41.5 mm है, 4.15 नहीं है, 41.5 mm है, और सी वाई वाई 16.8 है। देखिए इससे क्या होगा। चलिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, मैं आपको वहीं से समझा रहा हूँ, ठीक है। नीचे आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप यही क्वेश्चन आप लोगों को ये दिया गया था इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए उसमें बोला गया था ना कि कितने mm का आपका ये जो एंगल बोला गया वो कौन सा एंगल है, कितने साइज का एंगल है। तो आप कहेंगे 125। देखिए यहाँ पे 125 है ये, और ये वाला 75 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये लंबाई ये 125 है और ये 75 तो आपको दिख ही रहा है क्या है। क्लियर है ना आप लोगों को। तो ये एंगल है जो गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है। वेल्ड लंबाइयाँ निकालनी है, मतलब एक चीज़ क्लियर है दोस्त, जब एंगल को गसेट प्लेट से आप जोड़ेंगे ना तो जिधर की तरफ देखिए ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है इसमें देखिए ये लेग इधर निकली हुई है। तो जब इसको ऐसे लेटाएंगे तो डायग्राम जाहिर सी बात है ऐसा दिखेगा। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं कि ऐसा दिखना चाहिए। तो जिधर तरफ टांग निकली होती है ना, सेंट्रॉइड जो होता है वो इधर की तरफ खिसका रहता है। तो एक चीज़ स्पष्ट है, जब मैंने इनका देखा था ये तो देखिए मैंने भी केवल क्वेश्चन देख के सी एक्स एक्स ये ले लिया था और सी वाई वाई ये ले लिया था। तो गलती यहाँ पे कैसे हुई, हमसे भी कैसे हुई। देखिए हमने सोचा कि इसका एक जैसे कोई भी एंगल होता है ना इस टाइप से, कोई भी एंगल जो होता है, यहाँ शायद मैंने बताया नहीं है, चलिए मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। कोई भी एंगल अगर इस टाइप से है जिसका एक लेग बड़ा है और दूसरा छोटा है, तो जो उसका केंद्र होता है एंगल का ना, जो ये केंद्र है, ये जो केंद्र इसका दिख रहा है एंगल का जो केंद्र है वो बड़ा, दो जगह से दूरी, एक इधर से दूरी उसके केंद्र की होगी, एक यहाँ से दूरी होगी उसके केंद्र की, और एक यहाँ से दूरी होगी उसके केंद्र की। तो दो दूरियां होती हैं, तो बड़ी वाली दूरी इस पर होती है और छोटी वाली दूरी इस पर होती है। तो क्वेश्चन में जो भाई साहब ने बोला था उसके अकॉर्डिंग तो ये बड़ी वाली दूरी उनकी 16.8 और छोटी वाली दूरी 4.15 होनी चाहिए थी। लेकिन टेबल में चेक करने पर पता चला बड़ी वाली दूरी, देखिए यहाँ पे ध्यान से सब लोग, बड़ी वाली दूरी ये है कितने, 41.5। तो आखिरकार ये दूरी जो यहाँ से जो मैंने 16 दशमलव, एक मिनट लेट मी क्लियर दिस,
इसी तरीके से अगर हम समझें इसको, तो ये जो 16.8 है वो तो 16.8 नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था 16.8? क्योंकि ये बड़े लेग पर दूरी है। बड़े लेग पर दूरी का मतलब हुआ ये दूरी है, तो इस पर ये एक्चुअली कितना होगा 41.5, और ये वाले पर दूरी जो यहाँ से इस फेस से होती वो दूरी होती जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाली दूरी केंद्र तक की, वो होती 16.8। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने क्वेश्चन को लगाया है, लेकिन इसको लगाने से पहले एक चीज़ को हम लोग ज़रा ध्यान देंगे इस पर। क्या है, देखिए CXX को 4.15 की जगह हमने क्या ले लिया 41.5, और ये टेबल में मिला लीजिएगा। सिंपलेस्ट वे क्या है इसका, देखिए इसको दो अप्रोच से लगाया जाता है इस क्वेश्चन को। ठीक, पहला अप्रोच तो ये कहता है कि आप चुपचाप जाइए, अगर इधर इस तरफ के इस साइज को अगर देखा जाए तो इधर वेल्ड लंबाई कम होगी और इधर वेल्ड लंबाई ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो इधर की तरफ ऐसे निकला रहता है, बीच से नहीं रहता है, इधर की तरफ झुका होता है ऐसे, तो उधर से दूरी कम ज़्यादा होती है और इस साइड से दूरी कम होती है, तो इसलिए इधर वेल्डिंग। क्योंकि कोई चीज़ देखिए, अगर ये ऐसे है, इस पर बिल्कुल बीच से ऐसे जाएगा तब तो दोनों तरफ वेल्डिंग बराबर होगी, ऐसे दोनों तरफ वेल्डिंग बराबर होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ इस टाइप से है, इस टाइप से है, और इस पर एकदम बीच से न जाके किनारे पे ऐसे लोड लगा है, तो किनारे का अर्थ होता है कि इधर तो वेल्डिंग ज़्यादा दूरी तक होगी लेकिन इधर कम दूरी तक होगी। समझ में आ रही बात? इसको समझ लीजिएगा। तो कितना कितना होगी, कैसे कैसे होगी, तो डिपेंड करता है कि इधर लोड कितना है ऐसे और उधर लोड कितना है। तो लोड निकालें, या फिर मैंने इसको और शॉर्ट वे में सॉल्व किया है, आप भी वैसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या, सबसे पहले हमने ये उसमें बोला गया था कि 6.5 mm का वेल्ड यूज करिए, 6.5 mm का वेल्ड का साइज यूज करिए। साइज ऑफ वेल्ड 6.5 mm है। तो के की वैल्यू आप जानते हैं 0.7 होता है फिलेट वेल्ड में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, स्ट्रेंथ पर यूनिट वेल्ड लेंथ, 1 मिलीमीटर वेल्ड लेंथ की लंबाई का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो KS इंटू FS, या इंटू 1 करें या ना करें, बात एक ही है। 0.7, 6.5 और 1 mm का स्ट्रेंथ आ गया 500.5 न्यूटन। तो बताइए टोटल कितना संभालना है उस पर लोड, उस पर टोटल लोड कितना समझना है, 160 किलो न्यूटन ना, 160 किलो न्यूटन का टोटल लोड संभालना है। तो हमने कहा कि चलिए भाई 1 mm वेल्डिंग जब कर रहे हैं 1 mm, तो वो 500.5 संभाल रहा है, तो हमको टोटल संभालना है इतना, ये वाला हमको टोटल संभालना है कितना 160। तो टोटल कितनी लंबाई देनी पड़ेगी, तो देखिए 119.6 की लंबाई तक वेल्डिंग करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए 1 mm संभाल लिया तो टोटल कितने mm करना पड़ेगा 319.6। अब ये 319.6 की वेल्डिंग जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए, कुछ पार्ट उसका यहाँ करेंगे और कुछ पार्ट उसका यहाँ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात ऐसे होती है कि मैंने इसको दो तरीके से लगवाया भी है आपके इसको समझाते समय, लेकिन आप इसको ज़्यादा आसानी से करना चाहें तो आप इसको फोर्स ना लेके मान लीजिए कि इधर जो वेल्डिंग की जाएगी वो 320 या 319 जो आया है पूरा, अरे भाई जितना लोड आएगा उसको संभालने के लिए तो वेल्डिंग करेंगे आप, तो इधर टोटल 320 का लोड संभालना है, यानी 320 mm। अगर इसको या ऐसे समझिए ना कि इस लोड को, इस पी को संभालने के लिए टोटल वेल्डिंग कितनी इस देखिए ध्यान से, क्यों मैं समझा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, तो इसको समझिए ज़रा। जब मैं कह रहा हूँ कि इस लोड P को संभालने के लिए टोटल वेल्डिंग कितनी करनी है 320 या 19 जो भी आया था आपका। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, कुछ वेल्डिंग इधर कर दें कुछ वेल्डिंग इधर कर दें। आपने पढ़ा है कि वेरिग्नान थ्योरम, कि अगर इधर रिजल्टेंट है, मतलब मेन कोई वेरिग्नान थ्योरम क्या कहता है, एक ही प्लेन में कई बल कार्य कर रहे हों तो उनका किसी एक बिंदु की परितः आघूर्ण ले लें, चलिए इसी लाइन के परितः इसका आघूर्ण ले लें, तो वो उन बाकी जैसे, अरे भाई इस 320 को दो भागों में बांटना है, कुछ इधर कुछ इधर, बराबर बराबर नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्यों बराबर बराबर नहीं? क्योंकि इधर ज़्यादा वेल्डिंग क्यों होगी, क्योंकि इधर फोर्स ज़्यादा काम करेगा, इधर फोर्स क्या करेगा, कम काम करेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इन सब का अगर एक ही पॉइंट पर मोमेंट लें, 320 का भी और किसका, इस L1 और L2 का, देखिए L2 लंबाई इधर है, L1 इधर है, और कुल लंबाई इधर है 320, तो इनका मोमेंट इसी पॉइंट पर ले लें, इसी पॉइंट पर। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या
कि 320 गुणा ये दूरी, 320 से ये दूरी कितनी है बताइए, ये दूरी कितनी है 320 से, तो वही ना सी एक्स एक्स और सी वाई वाई वाला दूरी बताया गया था। तो सी एक्स एक्स मतलब ये दूरी जो आपकी है वो 41.5 है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 41.5 है, क्लियर है। तो 41.5 की दूरी पर काम कर रहा है ये, और L2 कितनी दूरी पर है ये पूरा इस पॉइंट से, L2 पूरा कितनी दूरी पर है यहाँ पूरा, L2 जो लगा हुआ है वो इस जगह से कितनी दूरी पर है, तो कहेंगे यही ना लेग लेंथ के बराबर दूरी होगी, तो यही 125 mm की दूरी पर L2 है। तो होगा क्या, देखिए स्ट्रेंथ कैसे लिया गया है, एक चीज़ यहाँ पर आपको समझा दी गई है क्या, कि देखिए 320 जो आया है वो दो भागों में बटा है, एक L1 और एक किस में बटा है L2 में, ठीक है। तो एक चीज़ मोमेंट ले लिया हमने L1 पर, तो 320 गुणा 41.5, 320 वाला जो वेल्डिंग है उसको ले लिया, और उधर दूसरे तरफ दो और फोर्सेस है, एक L2 है इंटू 125 है, L1 से L1 की दूरी तो जीरो होगी, तो L1 इंटू जीरो कर दिया हमने। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए L2 का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा जीरो, और L2 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस होल अपॉन 125, तो दिस होल अपॉन 125 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लगभग 107 mm, ठीक है। तो जब L2 107 आ गया आपका, L2 जब 107 आ गया तो बताइए L1 कितना होगा, तो 320 में से 106 या 107 जो भी है उसको घटाएंगे तो 213 mm क्या आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपको L1 L2 दोनों की वैल्यू मिल गई, यही बताना था कि वेल्ड की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए हम लोग का आंसर कितना आया बताइए, 107 और 213। क्वेश्चन देखिए जरा कहाँ था इनका, क्वेश्चन 9 नंबर था, देखिए आंसर उनका कितना आया है 213 और यहाँ पे 106, तो हम लोग का 107 और 213 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन इनका देख लीजिए क्या कह रहा है, इन्होंने 12 और 13 कहा था, तो 12 इनका क्वेश्चन क्या था, 12 वाले को भी देख लीजिए जरा। तो 12 को बोल रहा है कि 120 गुणा 12 mm की चपटी पत्ती है, को दूसरी एक और चपटी पत्ती 160 गुणा 12 mm, मतलब दोनों की मोटाई तो 12 है लेकिन चौड़ाई 120 और 160 है। चपटी पत्ती के साथ लैप जोड़ में, अच्छा दोनों को पत्तियों को लैप जोड़ में जोड़ा गया है, और कौन सा वेल्ड करना है, फिलेट वेल्ड जोड़ का अभिकल्पन कीजिए। वेल्ड की परिमाप निर्धारित करते हुए अधिकतम 120 गुणा 12 चपटी पत्ती में पूरा तनन विकसित हो, इसके लिए उपयुक्त हो। अच्छा ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जब किसी दो पत्तियों को आपस में जोड़ा जाता है और ये अच्छा वेल्ड तो हमेशा जैसे मान लीजिए दिया रहता कि पत्ती पर लोड P आ रहा है, तो हम 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ निकाल करके उससे डिवाइड करते तो पता चलता कितनी लंबाई तक वेल्डिंग करनी पड़ती। लेकिन जब किसी चीज़ पर लोड नहीं दिया गया रहता है दोस्त ना, तो हम ये मान लेते हैं कि उस पर इतना लोड आएगा कि वो चपटी पत्ती उखड़ के टूट जाएगी, इतना लोड आएगा, तभी उसी के लिए हमको वेल्डिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये ज्ञात क्या करवाना चाहते हैं हमसे, क्वेश्चन में इनका बस यही कहना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि क्या ज्ञात करना है, कि वेल्ड की परिमाप निर्धारित करना है आपको। देखिए ये वेल्ड है, वेल्ड का परिमाप निर्धारित करते हुए कैसे, कि जो छोटी वाली पत्ती है ना वो उसमें पूरा प्रतिबल आ जाए, उसी के लिए परिमाप। तो इनका आंसर जो भी आया हो हम लोग देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए इनका क्वेश्चन और देखते हैं। कई लोगों ने बोला सर बोर्ड पे सॉल्व करवाइए, बोर्ड पे सॉल्व करवाने में दोस्त प्रॉब्लम ये है ना कि क्वेश्चन में जो दिखाने में दिक्कत आती है, तो आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आए। चलिए 120 गुणा 12 में की पत्ती हो गई और 160 गुणा 12 की, दोनों को जोड़ दिए क्या, देखिए ये जुड़ा हुआ है दोनों पत्ती यहाँ पे आराम से, तो 120 है और 160 है, चौड़ाई दोनों की दिखी रही है। अब ये हमने पहले ही दिखा दिया है कि ये वेल्डिंग जो हुई है ऐसे पूरी हुई है, कितना ये चढ़ा है ये अभी नहीं मालूम है, इधर कितना चढ़ा, इधर ये तो फिक्स है कि 120 होगा ना, ये तो 120 फिक्स है कि ये वेल्डिंग की लंबाई 120 होगी, लेकिन किनारों पर कितनी होगी ये अभी डिसाइड नहीं है, यही हमें डिसाइड करना है। एक चीज़ क्लियर है कि जो यहाँ पर आपका FT है वो 150 है, FS 102.5 ये क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं देख मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मिला लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इन दोनों पत्तियों को इस तरीके से जोड़ा गया है जैसे मैंने दिखाया है, और ये ऐसे दिख रही हैं। साइज ऑफ वेल्ड आपको निर्धारित करना पड़ेगा सबसे पहले। एक चीज़ बताइए, जब दो पत्तियों को आपस में जोड़ा जाता है तो साइज ऑफ वेल्ड आपको मानना पड़ेगा, दिया रहता है कि इतना लीजिए तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम लोग एक चीज़ पहले जान लें कि पहले ये किस लोड के लिए इस पर वेल्डिंग की जाएगी, इस पर कितना लोड माना जाए जिसके लिए वेल्डिंग की जाए। तो जब नहीं पता है कि P कितना होगा
ये पी कितना होगा जब नहीं पता है तो ये मान लीजिए कि इतना पी हमको वेल्डिंग उसी लोड के लिए करना। अरे भाई कुछ लोड लगा रहा है, हम सोच रहे हैं कि खींचने पर टूटे ना, इतना वेल्डिंग कर दें। तो जब लोडे नहीं दिया है तो किस लोड के लिए हम करेंगे? तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि मान लेंगे कि हम इतना लोड लगाएंगे कि जो ये पत्ती है ना, ये वाली पत्ती जो है वो यहीं से क्या करेगी, ब्रेक कर जाएगी इस टाइप से। ये पत्ती जो है वो इसी सेक्शन पर क्या करेगी, ब्रेक कर जाएगी। तो ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? तो ब्रेक करने के लिए फोर्स चाहिए, देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू 120 इंटू 12, मतलब 120 mm। और इसकी मोटाई तो आप जानते ही हैं कितना है पत्ती का। इस पत्ती की मोटाई कितनी है बताइए? तो इसकी मोटाई जो है वो दिया था 10 इसकी जो मोटाई दिया था वो दिया था 10 मिलीमीटर, ठीक है, सॉरी 12 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 120 12 और 160 12, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए 120 गुणा 12 क्रॉस सेक्शन हो गया ये पूरा, और 150 उसमें स्ट्रेस हो गया। 10 की घात 3 यानी 10 पावर 3, ये क्या है, ये किलो न्यूटन में बदलने के लिए आता, न्यूटन में 10 पावर 3 से डिवाइड करें किलो। 216 किलो न्यूटन के फोर्स पर ये पत्ती जाएगी टूट यहीं से, ठीक है। हम चाहेंगे कि वेल्डिंग इतनी मजबूत हो जाए कि पत्ती टूट जाए ससुर, लेकिन वेल्डिंग ना उखड़े। तो वेल्डिंग हम इतना मजबूत बनाएंगे कि वो वेल्डिंग कम से कम 216 किलो न्यूटन का फोर्स तो ले ही ले। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे करना है। अब आगे देखिए जरा। तो यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड हम लोग पहले निर्धारित कर लें। अच्छा, ये तो पता चल चुका है कि इतना फोर्स झेले वेल्डिंग कम से कम, ठीक है। लेकिन साइज ऑफ वेल्ड में दो तरीका, मैंने जब बताया था आपको डिजाइन करना, तो बताया था कि आप मैक्सिमम और मिनिमम साइज मान सकते हैं। तो मैक्सिमम साइज जो होती है वो प्लेट की मोटाई माइनस 1.5 होती है, और मिनिमम साइज जो होती है वो 10 से 20 mm की प्लेट के लिए 10 से 20 mm की प्लेट के लिए 5 mm ली जा सकती है, ठीक है ना। 5 mm ली जा सकती है, और 10 mm से नीचे रहती तो 3 mm ली जा सकती है। तो हमारी प्लेट 10 से 20 mm के बीच है, तो हम कम से कम 5 mm वेल्ड की साइज मानेंगे, या फिर उससे बड़ी से बड़ी 10.5 mm मान सकते हैं। तो 10.5 और 5 के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हमने कितना ले लिया वेल्ड की साइज बताइए? हमने वेल्ड की साइज कितनी ले ली? अगर हम अपने वेल्ड की साइज की बात करेंगे तो हमने ले लिया इसको कितना, 8 mm। देखिए यहाँ पर ले लिया 8 mm हमने वेल्ड की साइज को। तो चलिए इसी साइज को मानते हुए कि एस की वैल्यू यही है। साइज ऑफ वेल्ड क्या होती है बताइए? यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपको? साइज ऑफ वेल्ड, ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये छोटा सा ऐसे, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पे, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, इसी का एक जो ये एरो दिखाई है, ये वाली एरो, इसी एरो की साइज को हम लोग कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड को एस से दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं हम लोग साइज ऑफ वेल्ड को। और हमने उसको कितना मान लिया है, यहाँ पर देख लीजिए, फिर से याद दिला दूँ, 8 mm मान लिया है, ठीक है। तो अब एक चीज़ जान लीजिए यहाँ से, इसको मानने के बाद हम पर यूनिट वेट लेंथ की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे? तो देखिए के एस प्लस एफ एस इंटू 1 हमने कर दिया है। 1 करिए मत करिए, उसका कोई मतलब नहीं। तो के एस एफ एस यानी 0.7 इंटू एस हमने 8 mm ले लिया है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की। आप 8 की जगह उसको 8.5 7 ये भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिस हिसाब से इसको मानेंगे उसी हिसाब से आपका आंसर आएगा। 8 mm की वेल्डिंग करेंगे हम लोग, तो 1 mm वेल्डिंग करने पर वो 574 न्यूटन का लोड ले सकता है। 1 mm अगर हम वेल्डिंग कर दें, ऐसे लंबाई 1 mm करें, तो उसका स्ट्रेंथ 574 न्यूटन होगा। तो हमें तो टोटल कितना संभालना बताइए? 260 किलो न्यूटन ना। तो टोटल कितनी लंबाई करनी पड़ेगी? सॉरी 216। तो देखिए 216 और उसमें डिवाइड कर दिया हमने कितने, 574 से। बशर्ते जब ये 574 न्यूटन में है तो ये 216 किलो न्यूटन में नहीं, इसको भी किस में चेंज कर देंगे हम लोग, न्यूटन में, ठीक है। तो ये न्यूटन में चेंज हो गया 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। अब हमारा फाइनल जो आंसर आ जाता है यहाँ से, आंसर आने का मतलब इन द सेंस क्या है यहाँ पर, मतलब आंसर का मतलब है कि टोटल वेल्ड लंबाई कितनी होगी वो आ गई। टोटल वेल्ड लंबाई कितनी आ गई हम लोगों की बताइए? 376.3 mm वेल्डिंग करनी पड़ेगी इस पूरे लोड को संभालने के लिए। 216 किलो न्यूटन का लोड संभालना है तो 376.3 mm की वेल्डिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। अब चलिए आइए देखते हैं आगे। तो साइड लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है, टोटल जो वेल्डिंग की लंबाई करनी है हम लोगों को, टोटल लंबाई वो करनी है 376.3।
अब उसमें से 120 mm तो यही ले लेगा, कैसे ज़रा समझिएगा। 376 mm अगर वेल्डिंग करनी है तो इतना तो क्लियर है कि 120 mm तो वेल्डिंग यहीं हो जाएगी। तो पहले 376 या जो भी है उसमें से माइनस कर दें 120, और फिर जो बचा उसको दोनों तरफ क्या करें, बांट दें। तो बस वही हमने किया है। क्या किया है देखिए ज़रा यहाँ पे, तो हमने 376.3 में से 120 पहले माइनस किया है, और जो ऊपर आया उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक साइड में 128.15, इसको 130 ले लें राउंड फिगर, तो 130 mm की वेल्डिंग करनी पड़ेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आंसर क्या आया। आंसर आया कि 120 mm ये हो गया, और साइड में वेल्डिंग 130 mm होगी, ठीक है ना। 128 आया है, राउंड फिगर 130 mm ऑफ वेल्डिंग उसमें कर देंगे। 130 mm दोनों साइड में करेंगे, और ये 120 टोटल हो जाएगा। कब, जब आपने 8 mm की वेल्डिंग की है तब। तो देखें ज़रा आंसर क्या था, तो देखिए आंसर उनका कितना था उसको देख लेते हैं। बोला गया देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में, उन्होंने देखिए 8.5 mm की वेल्डिंग की है, तो उनकी कुल लंबाई 355 आई है। हमने 8 mm की थी, यानी थोड़ा छोटा किया था, इसलिए हमारा ये कितना आया था, 376 आया था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने थोड़ा ज़्यादा इसको लिया है, तो उनका ये कम आया है। वेल्डिंग बराबर ही होनी चाहिए, आप ऐसे करें वैसे करें। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि हम लोग का जो 8 लेने की वजह से वो कितना आ गया था, 376 आया था। तो एक चीज़ पता चल गया यहाँ पे। तो अच्छा 376, तो प्रत्येक पार्श्व वेल्ड, नीचे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 372, तो देखिए वास्तविक लंबाई 372, वास्तविक मतलब होता है 2s जोड़ देंगे, उसी 355 में उसने 2s जोड़ा है। 2s मतलब 17 जोड़ दीजिए इसमें भाई साहब, 17 जोड़ दीजिए आप इसमें 8.5 में। 17 क्यों, 8.5 का 2 गुना एस मतलब 8.5 हुआ, तो 8.5 दूना 17 हो गया। अब 355 में आप 17 जोड़ दीजिए तो लगभग 372 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक लंबाई हमने जो बताया वो प्रभावी लंबाई है, वास्तविक लंबाई उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब प्रत्येक पार्श्व मतलब 126 mm, हमारा आया 130 mm। आंसर दोनों सही है, जो बुक का है वो भी सही है, और जो आपने निकाला अभी वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका क्वेश्चन एक और इसी में था, कौन सा, 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 सेम है यार, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्यों, देखिए निम्न तान छड़ों को गसेट प्लेट के साथ जोड़ने, तो फिलेट वेल का विकल्पन कीजिए। चपटा पत्ती है 60x8 mm, और गसेट प्लेट 12 mm। तो ये बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रही है, सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो है। अब 60x8 mm का पहले स्ट्रेंथ निकाल लीजिए। आप 60x8 mm का स्ट्रेंथ निकालेंगे तो पी आपको पता चल जाएगा, वहीं से पी आपको पता चल जाएगा। और जब पी आपको पता चल गया कि इतना लोड हमको डिज़ाइन करना है, तो फिर विलेट एक मानक माप मान करके जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया हूँ सेम नीचे वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। मैं रिपीट नहीं करूँगा, दोनों क्वेश्चन समझाने वाले थे, मैंने समझा दिया। अब बाकी कुछ और, ये एक ही आदमी का क्वेश्चन था, ठीक है, काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब अगला क्वेश्चन ज़रा देखिए, इन भाई साहब का क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसको चाहता तो मैं स्किप कर देता, लेकिन मैंने इसको समझाया है, ज़रा ध्यान समझिएगा इसको सब लोग। इसमें कुछ खास है, क्यों समझना ज़रूरी है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहली ज़रूरी चीज़ की क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक स्तंभ की प्रभावी लंबाई 4.8 मीटर है, प्रभावी लंबाई बोला है 4.8 मीटर है, ये यहाँ पे है आपकी प्रभावी लंबाई। इस पर 3000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, लोड बहुत ज़्यादा है। आपको कैसे पता कि ज़्यादा है, क्योंकि अब मैं तो मास्टर हूँ, अब मास्टर तो जानता है, मास्टर इतना दिन से पढ़ा रहा है। आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आप मेरे अनुभव पर थोड़ा भरोसा करिए, क्वेश्चन लगाइएगा, इतना ज़्यादा लोड किसी कॉलम पर नहीं दिया गया होगा। चलिए ठीक है, दिया गया है, हम मान लेते हैं ये 3000 किलो न्यूटन का अच्छी भार आ रहा है। 2 चैनल खंडों को बैक टू बैक का प्रयोग करके स्तंभ का विकल्पन करें। IS 800 1984 तथा स्टील टेबल का प्रयोग अनुमन्य है। आप इस IS कोड का और इस स्टील टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा आपको परमिशन दे दिया गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है कि हम कोड का और टेबल का प्रयोग कर सकते हैं। अरे नहीं करने देते तो हम कहाँ से करते भाई। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान समझिए आप लोग, क्या करना है इसमें, मैंने इसको भी लगा रखा है, पहले ध्यान से फिर से देख लीजिए डेटा। 3000 किलो न्यूटन का लोड है, अच्छी बार, आज चैनल चुनना है 2 जो बैक टू बैक रखे जाएं। तो देखिए क्या होगा, इसको आ रही ज़रा समझते हैं। चलिए भाई आ गए हम लोग इस क्वेश्चन को लेके, कि ये 4.8 मीटर इसकी लंबाई है, 3000 किलो न्यूटन का इस पर लोड है।
बैक टू बैक रखे गए हैं, देख लीजिए ज़रा 2 चैनल। अभी कितनी दूरी पर हैं, किस साइज के हैं, ये सब हमें नहीं मालूम है। हमें मालूम है कि बैक टू बैक 2 चैनल रखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनमें क्या खास है ज़रा हम लोग उसको देख लेते हैं। हमने सबसे पहले किया क्या कि हम लोग देख लिए लंबाई और ऊपर लोड लिख लिए, नीचे लिखे हैं। अच्छा, कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है, कॉलम मतलब कंप्रेशन मेंबर ही हुआ। तो उसमें एक चीज़ है कि आपको मैंने बताया था कि अगर सेक्शन आई सेक्शन है तो आप उसको शुरुआत में मान लीजिए कि उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा, आई सेक्शन है तो शुरुआत में मान लीजिए कि उसमें स्ट्रेस जो है वो 100 न्यूटन का डेवलप होगा और लैम्डा उसका 80 होगा। ये मान लीजिए शुरू में आप, मैंने ऐसा कहा था, ठीक है। लेकिन अगर सेक्शन एंगल सेक्शन है तो उल्टा करिए, मतलब देखिए ये इसका क्या है 100 जो है, ये सिग्मा एसी और ये लैम्डा है। तो इसको मैंने कहा था कि आप लैम्डा को, अब सिग्मा एसी को 80 मानिए, 80, और लैम्डा अपने आप 100 हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ मालूम है कि लैम्डा जब बढ़ता है तो सिग्मा एसी घटता है। लेकिन जब सेक्शन बिल्टअप हो, बिल्टअप मतलब दो सेक्शन को आपस में जोड़ा गया हो, तो उसमें देखिए वो जल्दी बकल नहीं करेगा। इनको जब आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है ना, तो ये जल्दी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, इनको ऐसे मजबूती से जोड़ा जाएगा। तो आपस में लेसिंग या ब्रेसिंग करके इनको जब जोड़ा जाएगा तो ये हिलने डुलने वाले नहीं है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें स्ट्रेस अच्छा खासा डेवलप होता है। उसको आप शुरुआत में 140 न्यूटन मान लीजिए और उसका लैम्डा 40 मान लीजिए कि लैम्डा उसका 40 होगा। चलिए, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अगर इनको हम इस तरीके से जोड़ देते हैं तो उनमें स्ट्रेस 140 का जनरेट होगा। आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अगर ऐसा है कि आपने ये समझ लिया कि 140 का डेवलप होगा, तो अगर स्ट्रेस 40 का डेवलप हो रहा है किसी भी सेक्शन में, तो बताइए उस पर लोड कितना आ रहा है, 3000। ये इस पर लोड दिया गया ना, देखिए ये 3000 का लोड है और उसमें स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है वो 140 है। तो 3000 गुणा 10 की घात 3, ये आपने क्या लिया, ये आपने इस पर लोड लिया। लोड अपॉन स्ट्रेस बराबर होता है एरिया। एरिया आपका निकल के ये आ गया। यानी इससे एक चीज़ पता चली आपको बंधु, बहुत ज़रूरी चीज़, क्या कि जो सेक्शन हम चुनेंगे दोनों, उन दोनों का एरिया नियर अबाउट 21,428 होना चाहिए। अब 21,428, एक मिनट जरा आप लोग इसको चेक भी करते रहा कीजिए कैलकुलेटर लेके, ठीक है। जब आप लेंगे इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, कितना है भाई, 3000 और डिवाइडेड बाई है आपका 140, ठीक है। 140 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एरिया 21428.57, ठीक है। तो आपका एरिया ये जो दिया गया है, जो मैंने निकाला है, वो बिल्कुल सही इसमें दिखा रहा है ये एरिया। अच्छा, एक बात बताइए, इसका मतलब होगा कि जो सेक्शन हमने चूज किया है, जो सेक्शन हमने चूज किया है वो दोनों मिलके एरिया इतना रहेगा तब तो संभाल पाएंगे। दोनों मिलके ये एरिया रखेंगे तब तो संभाल पाएंगे। तो अच्छा, एक का एरिया कितना होगा, एक सेक्शन जो होगा चैनल उसका एरिया, तो डिवाइडेड बाई 2 किए, आया एरिया 10,715 स्क्वायर mm। एक बात बताओ बंधु, अब आपको स्टील टेप, अच्छा अभी केवल एरिया आया, चलिए एरिया की बात हमने समझ लिया। अच्छा, लैम्डा उसका कितना है, तो लैम्डा उसका हमने देखिए लिया यहाँ पे, लैम्डा उसका 40 आया था। तो जब लैम्डा ऐसे 40 है तो ये तो क्लियर है ना कि एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम जो है वही तो लैम्डा होता है। एल इफेक्टिव दिया था 4.8 मीटर यानी 4800 मिलीमीटर, और आर मिनिमम जो है वही निकाल लें हम। मतलब अगर हम लोग लैम्डा को अगर यहाँ पर लैम्डा से डिवाइड कर दें, यानी एल आर मिनिमम यहाँ से लेंगे तो क्या होगा बताइए, इसको यहाँ भेजिए, लैम्डा को नीचे लाइए, तो एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम अगर ना करके एल इफेक्टिव अपॉन लैम्डा करें तो आर मिनिमम, तो 4800/40 हमने कर दिया, आंसर आ गया 120। देखिए यहाँ पे 120 आया है, लिखा है नहीं है, थोड़ा सा आप सब समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि 120 mm जो आया वो उसका आर मिनिमम आया। जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ, कि आपको ऐसा सेक्शन चुनना है एक जिसका एरिया 10,000 से ज़्यादा हो और उसका आर मिनिमम जो है वो 120 हो। अब अगर आप टेबल में जब जाएंगे ना, तो आप देखिए यहाँ ध्यान से, टेबल में जब आप देखेंगे, टेबल मैंने यहाँ ले लिया है, तो देखिए यहाँ पे आपकी बुक में भी और IS कोड में भी ISMC 400 मैक्सिमम दिया गया। MC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मिडिल चैनल, मीडियम चैनल जिसको कहते हैं, इससे ऊपर का टेबल नहीं है। और इसका एरिया भाई साहब 6200, देखिए यहाँ पे दिया गया एरिया इसका, इसका एरिया जो है ना वो दिया है देखिए 6293।
आपको एक चैनल ऐसा चाहिए जिसका एरिया 10,000 समथिंग हो और आपको मैक्सिमम एरिया अवेलेबल कितना है 6293। ऐसा जानते हैं क्यों हुआ है? वो जो लोड इतना ज़्यादा आया ना उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर हमारे पास अच्छा देखा, इसका आर मिनिमम भी देख लिया जाए ज़रा, आर मिनिमम भी इसका देख लीजिएगा, अभी आपको दिख जाएगा। एरिया तो आपने चलिए देखा कि यहाँ पे दिया हुआ है 6293, इसका आर मिनिमम जो देख रहे हैं ना आप, वो मात्र कितना से कितना आपका 28.3 आई थिंक यही वाला है। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है कौन सा आर मिनिमम है, लेकिन इतना जान लीजिए कि एरिया इतना कम है इसका जो 10,000 के आसपास होना चाहिए था, और आर मिनिमम काफ़ी कम है। एक चीज़ बताइए, ऐसा सेक्शन फिर टेबल में है ही नहीं तो ढूंढे कहाँ? इसके बाद भी होते हैं स्पेशल चैनल, होते हैं ISSC, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। अब वो जल्दी कोड में मिल नहीं रहे हैं या टेबल में मिल नहीं रहे हैं, तो हमारे पास रास्ता क्या है? या तो टेबल ढूंढिए आप वैसा जिसमें ये सब मिल जाए। जैसे देखिए आपने जैसे बाकी क्वेश्चन लगाए, तो इसमें जो है आपने ऐसा चैनल चूज करना है जिसका एरिया, ध्यान दीजिएगा, एरिया जो है वो ये हो 10,715, और जिसका जिसका आर मिनिमम जो हो वो 120 हो। ये दोनों ही इम्पॉसिबल सी चीज़ें टेबल में हमको दिखाई नहीं कहीं पर, तो फिर क्या करें? हमने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए कि वी हैव टू चूज सच अ सेक्शन whose area is nearly 10,715 square mm and R minimum is 120। तो देखिए हमें यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे हमने लिखा हुआ है क्या, ये देखिए, as we see in table, highest size is ISMC 400 whose area is 6293 square mm and not sufficient। नीचे लिखा है ना not sufficient। Let us use flats on both the flanges for filling the whole areas। एक चीज़ को जान लीजिए, इस केस में हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। क्या रास्ता बचता है हमारे पास? ज़रा उसको समझते हैं हम लोग, क्या रास्ता बचता है। ठीक है, रास्ता आपके पास ये बचता है कि ये चैनल जो आपके बने हुए हैं ना, इनके अगल बगल, जैसे देखिए जब चैनल को जोड़ना है और बड़े चैनल हमें दिख नहीं रहा, तो हम ये कर सकते थे कि इस पर हम लोग यहाँ पे ना ऐसे दोनों तरफ पत्तियाँ जोड़ सकते थे, ऐसे पत्तियाँ जोड़ सकते थे, ऐसे दोनों तरफ ना पत्तियाँ जोड़ सकते थे। अब पत्तियाँ जोड़ने से क्या होता है, इनका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एरिया, भाई इनका एरिया कंप्लीट नहीं हो रहा था दोनों का मिला के, एक 6293 था, ये भी 6293 था, तो इन पत्तियों को मिला के तब तो जोड़ सकते थे। लेकिन उसमें दिक्कत क्या ना लगती, फिर पत्तियों को जोड़ने के लिए इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ती, और दूरी निकालने के लिए फिर इनको मिला करके इनका IXX और IYY को आपस में बराबर करना पड़ता। क्वेश्चन बहुत लंबा खींच जाता। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन लगाया नहीं जा सकता है, लगाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सही नहीं है। एग्जाम में या तो वो लोड जो 3000 है ना वो मिसप्रिंट हो, वो 300 किलो न्यूटन हो, तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। उस क्वेश्चन को 300 अगर ये लोड हो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन 3000 के लिए भी लगेगा, डिजाइनर है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, वी आर इंजीनियर्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो एग्जाम के लिए लेंदी हो जाएगा, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन लेंदी होने लगेगा, और हमें लेंदी उतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 10 ही नंबर का मैक्सिमम आना है, तो हम लोग उससे उतना लेंदी हम लोग को नहीं मिलेगा कि उसमें हम लोग को परेशान कर दे। ये लोड में या तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो हम लोगों को, या तो लोड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, या फिर उसमें क्या कहते हैं आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम का ना हो, दोनों में से कोई एक बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को स्किप करिए। लेकिन फिर भी जिन्होंने इनको भेजा था अगर वो बहुत उत्सुक हो जानने के लिए तो फिर मैं उनको बताऊंगा, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं होगा। मैं दोनों तरफ प्लेट्स लगा दूंगा, एरिया बढ़ जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों तरफ बराबर करके इन दोनों के बीच की दूरी निकाल दूंगा, हो जाएगा। एग्जाम के लिए जरूर नहीं, तो देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत क्या होती है, इनमें दिक्कत क्या हुई आपको दिख गया। दिक्कत दिखने से ही फ़ायदा है, जो लग जाए उसमें क्या मज़ा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन भाई साहब का क्वेश्चन हमने देख लिया, अब अगला किसी और ने भी क्वेश्चन भेजा है, उनका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कहना ये था सर ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे प्रॉब्लम है। उनका कहना था सर इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, एक कैंची वाली छत के तनन मेंबर में 140 किलो न्यूटन का अच्छी तनाव है। 140 किलो न्यूटन का अच्छी तनाव आ गया, उनके क्वेश्चन में बोल दिया कि 140 किलो न्यूटन का अच्छी तनाव है। ठीक है, इस सेक्शन के लिए एकांकी एंगल की अभिकल्पना करें जिसकी लंबाई 2 मीटर है। अच्छा, लंबाई जो है वो 2 मीटर है और किनारों पर रिवेट जोड़ लगाया गया। अच्छा, रिवेट का डाया वाया नहीं दिया गया हमको।
अब ज़रा इसको लगाया गया है, ज़रा देखिए कैसे लगाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है, अच्छा ये जो भी है इसको ज़रा ध्यान दे ज़रा, तो अनुमेय प्रतिबल वगैरह सब दिए गए हैं। तो मेंबर पर बल देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया 140, चलिए ठीक है। तो आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्र, एक चीज़ जान लीजिए, अच्छा ये क्या बोला गया है, ये तनन मेंबर में सेक्शन के लिए एंगल की अभिकल्पना, मतलब डिजाइन करना है एंगल का। तो इतना तो क्लियर है कि जो भी एंगल लगेगा उसमें स्ट्रेस जो सिग्मा टी होगा, एफ टी होगा, वो 150 ही जनरेट होगा ना। ये इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है कि 150 होगा, ये टेंशन है, कंप्रेशन में प्रॉब्लम होती है, टेंशन में स्ट्रेस 150 ही होता है। तो चलिए हमने क्या कर दिया, ऊपर गए हम लोग फटाक से, हमने क्या किया, देखिए इन्होंने किया क्या, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम ये किया कि इन्होंने तुरंत 140 में 140 किलोमीटर में 150 से डिवाइड कर दिया, यानी लोड अपॉन स्ट्रेस बराबर होता है एरिया। और इससे इनका जो एरिया निकल के आ गया वो आ गया कितना आपका, वो जो एरिया आपका निकल के आ गया वो आ गया 933 स्क्वायर mm। एक चीज़ मालूम है कि जब भी हम कोई टेंशन मेंबर लगाते हैं और उसको रिवेट से फिट करते हैं तो उसका कुछ एरिया कट जाता है, और जितना एरिया हमको चाहिए वो तो 9333 यानी 9333 है। लेकिन हम थोड़ा बड़ा एंगल लगाएंगे जिसका एरिया इससे थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि कट पिट के जो ए नेट का एरिया है वो इससे ज़्यादा आ जाए। ए नेट जो आए हमारा फाइनल एरिया, जो रिवेट वगैरह घटाने के बाद आए, वो चीज़ हमारा जो है वो इसके बराबर या इससे ज़्यादा आ जाए। तो हम इससे कुछ बड़ा लेते हैं, और हमने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कितना बड़ा लेना है। रिवेट के केस में कितना बढ़ाना है, 40 से 50% बढ़ा लेंगे। देखिए इसने 50% बढ़ाया है, और अगर वेल्डिंग की गई होती तो 20 से 30% बढ़ाते, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे हम लोग कि इसने 50% बढ़ाया, 50% से जब मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1.5 से, तो जो एरिया इनका फाइनल आया है वो 1400 स्क्वायर mm आया है। यानी अगर हम लगभग 1400 स्क्वायर mm का एरिया लें तो उसको कटने छाँटने पे हमें 9333 स्क्वायर mm का एरिया अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही है बातें। तो चलिए देखते हैं आगे। इसने बहुत गलती किया, जैसे क्या, देखिए बहुत झटके में था बंदा, किताब में भी गलत है, तो जिसने भेजा है उसकी गलती नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आया सॉल्यूशन। तो जब गलत किताब देखेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ समझ में आएगा। मुझे लग रहा है ये कोई 10 ईयर्स है, ठीक है ना, ये कोई किताब होता तो इतना गंदा नहीं करता। अरे भाई अभी आपको ये पता चला है कि 1400 का सेक्शन लेना है, ये पता नहीं कौन सा सेक्शन लिया है, फिर उसका A1 A2 का निकाल करके सेव कर दिया है, इसके आगे गलती है। 1400 स्क्वायर mm के बाद इसका अर्थ हुआ कि हमें एक ऐसा सेक्शन चूज करना है, अभिकल्पना करना है। इसका अर्थ मतलब क्या है, हमें एक ऐसा सेक्शन चूज करना है जिसका एरिया 1400 स्क्वायर mm हो और वो कट पिट करके उतना हो जाए। तो चलिए इसके आगे का क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसके आगे का ध्यान रखिएगा कि हमें कितना एरिया लेना है, हमें एरिया लेना है लगभग 1400 का। तो हम कौन सा सेक्शन चूज करेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं ज़रा, ध्यान दीजिएगा ज़रा। हमने कौन सा चूज किया सेक्शन, तो हमारा मन था, हमने टेबल में पढ़ा था IS से 90x60x10 mm का जो एंगल होता है उसका जो एरिया होता है ना वो 1401 होता है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना होता है 1401, तो 1400 के लगभग आसपास हुआ ये एरिया, तो 1400 के लगभग आसपास है। तो हमने IS से 90x60x10 mm को ले लिया। आपको इसके सामने डायग्राम बना के दिखा दिया, तनन मेंबर के रूप में जोड़ भी दिया हमने इस डायग्राम में। देखिए ध्यान से, डायग्राम में टेंशन मेंबर के रूप में जोड़ दिया हमने। जोड़ने पर देखा कि 90 mm वाली बड़ी टांग को हमने जोड़ा। तो अच्छा हमने मान लिया कि 1400 का एरिया लेंगे तो कट पिट क्या आ जाएगा, क्या हमारी धारणा सही है। चलिए चेक करते हैं कि जो एंगल हमने चूज किया है असल में इस पर लोड कितना आ रहा था, बताइए। 140 किलोन्यूटन का लोड आ रहा था, क्वेश्चन में दोबारा देख लीजिएगा, अभी मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन में 140 किलोन्यूटन का लोड आ रहा था। तो हमको बस अब जो सेक्शन हम चूज किए हैं ना, देखना है कि क्या वो 140 को संभाल लेता है। तो जो भी देखते हैं संभाल लेता कि नहीं, तो इसकी स्ट्रेंथ लेने की क्षमता निकाल दीजिए। अगर ये 140 से ज़्यादा संभालेगा तब तो हमने सही चूज किया है, अगर नहीं संभाल पाता है तो हमने गलत चूज कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सब लोग क्या स्थिति बन रही है इसकी, कि सही है कि गलत। तो हमने सबसे पहले इस सेक्शन को लिया। अब एक चीज़ बताइए ध्यान से, यहाँ पे 90 mm वाली लेग यहाँ पर जुड़ी हुई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाली जो लेग है ना वो 90 mm वाली है, और ये वाली जो लेग है वो कितने mm वाली है, वो 60 mm वाली, ठीक है।
अब इनका एरिया इंडिविजुअल चाहिए, क्योंकि कनेक्टिंग लेग जो होती है, जो गसेट प्लेट से जुड़ी होती है, उसके एरिया में कोई कटौती नहीं होती। कटौती मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं लगता है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग लेग होती है, ये वाली जो लेग होती है, इस लेग में के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए नेट जो होता है, ए नेट वो होता ही है, देखिए क्या दिया है, A1 प्लस KA2, यानी A1 प्लस KA2 का मतलब एक कनेक्टिंग लेग का एरिया A1 तो लिया जाएगा, लेकिन A2 में K से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले A1 होगा कितना ये तो जान लें। A1 कितना होगा तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, कैसे ये हुआ है ज़रा इसको भी समझिए आप। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है वो 90 mm है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 mm है पूरा। अब 90 होगा तो देखिए ये पूरा एरिया अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे पूरा 90 तक पूरा ऐसे, तो भाई आप इस छोटे वाले को तो और छोटा कर दिए। अब छोटे वाले को छोटा करने का अर्थ क्या हुआ इसको समझिएगा। अगर आप इसको यहाँ से 90, देखिए 90 गुणा 10 करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा ना पूरा ये, और छोटा वाला बेचारा इधर छोटा रह जाएगा। और तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमको करना क्या है कि आधा, देखिए यहाँ से 85 जो दिख रहा है ना वो क्या है, ये जो 10 चौड़ाई इसकी दिख रही है आपको, इस 10 का आधा यहाँ तक 5 होगा ऐसे, सॉरी, ये 10 का आधा यहाँ तक 5 होगा ऐसे। और इस 5 से ले करके ऊपर, इस 5 से ले करके ये एरो दिख रही है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना, इससे इस आधे से ले करके ऊपर तक का एरिया लेंगे हम, और बाकी का आधे का एरिया इसके साथ छोड़ देंगे। बाकी आधे का कैसे इसके तक छोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, ये आधे तक इसके लिए छोड़ देंगे, ठीक है, इसके लिए। तो आप ये सब मैं देखिए क्वेश्चन में लेक्चर समझाते हुए समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ पहले बार बार शुरू में ही बोल दिया था कि पहले DSMS का लेक्चर कंप्लीट करिए। तो बस कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जो एरिया लिया जाएगा वो 90 में से 5 माइनस करेंगे, 85 के हिसाब से लिया जाएगा, और यहाँ 60 में से 55 के हिसाब से लिया जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, A1 का एरिया हो जाएगा 90 में से 5 माइनस किए 85, और माइनस ये जो होल कटा है रिवेट का, यहाँ पर देखिए उनके क्वेश्चन में रिवेट का डाया नहीं दिया गया था। अगर जो आंसर उसने निकाला है आपके आगे जो बढ़ाया है क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग रिवेट का डाया 18 mm होगा, तभी वो आंसर आएगा जो वो लाया। आप 18 की जगह कुछ भी मान सकते थे। कैसे कुछ भी मानेंगे, जब रिवेट का डाया न दिया गया हो तो एक अनविन फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अनविन फार्मूले में 6.05 अंडर रूट टी के बराबर रिवेट का डाया माना जा सकता है। तो 6.05 टी मतलब मोटाई, मोटाई है यहाँ पे कितनी 10 mm, तो 6.05 अंडर रूट 10 करेंगे ना तो आंसर आएगा 19.3 mm रिवेट का डाया। तो आप चाहें तो 20 ले लीजिए, चाहे तो 18 ले लीजिए। तो 18 लेंगे तो वो आएगा जो ऊपर लगाया है वो, ठीक है ना। तो इसलिए हमने जो रिवेट का, देखिए देख लीजिए, आपको अगर दिक्कत हो रहा हो तो जो लगाया गया है क्वेश्चन उसमें देखिए यहाँ पे रिवेट का डाया कितना लिया गया है। रिवेट का डाया अगर नहीं लेंगे ना तो ये जो आया है A2 और A1 का वैल्यू 655 और 550 वो आएगा ही नहीं। क्यों दिखाते हैं अभी हम आपको, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए क्यों हमने 18 लिया है। तो वो रीज़न ये था कि उनका आंसर वही आ जाए भाई जो आप चाहते, नहीं तो हमें क्या, हम तो 20 पे लगाएंगे तब भी आएगा, ठीक है। तो हमने रिवेट का एरिया यहाँ पे कितना ले लिया, 18 mm ले लिया, ठीक है। कुछ नहीं, 18 लो 20 लो यार, कोई दिक्कत नहीं। 18 ले लिया तो ये बताइए क्या हो जाएगा। 18 ये है तो D कितना हो जाएगा, 1.5 जोड़ देंगे, होल का डाया 19.5। इस पूरे लंबाई जो 90 है, इस 90 को तो पहले यहीं तक लिए हम लोग, यहीं तक लिए, तो 5 ऐसे माइनस हुआ और फिर बीच में होल था 19.5 का। तो 90 माइनस 5 माइनस 19.5 गुणा 10, आंसर आ गया आपका, आंसर आपका कितना आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया आपका 655 A1 का एरिया। A1 मतलब कनेक्टिंग लेग। अब ये वाली जो दूसरी लेग आपकी बचती है, ये दूसरी लेग जो आपकी बचती है उसका एरिया जो आ रहा है वो आ रहा है 555। कैसे, 60 में से -5 किए गुणा 10, उसकी मोटाई 555। A1 A2 मिल गया। के क्या होता है, के कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे के लिखा गया है फटाक से। के की वैल्यू होती है 3A1/3A1 प्लस A2। सॉल्व करने पर के का वैल्यू जो आ रहा है वो 0.7813 आ रहा है। ए नेट का वैल्यू आप जानते हैं होता है यहाँ पे, देखिए ए नेट की वैल्यू दिया गया है A1 प्लस KA2, तो इसका मतलब हो जाएगा 655 प्लस 0.813 इंटू 554 आ जाएगा। इस पूरे का आंसर कितना आपका, ए नेट का वैल्यू 1085, ठीक है ना। 1085 स्क्वायर mm, जैसे हमको चाहिए था 933, याद करिए 9333 चाहिए था हमें, ऐसा कुछ
933 या ऐसे 9300 933 था शायद, हाँ 933 चाहिए था। तो 933 के जगह पर हमें 1085 मिल रहा है काटने के बाद। इसका मतलब समझ में आ ही गया कि ये सेफ़ है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे। 1085 ए नेट हुआ, और ए नेट जब 1085 है तो उसमें 150 से गुणा करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा कि वो इतने का लोड, और 10⁻³ से डिवाइड करें किलो न्यूटन में। तो इस पर लोड आ रहा था टोटल 140 किलो न्यूटन का, जबकि जो हमने चूज किया है वो संभाल सकता है 162 किलो न्यूटन। इसलिए इंजीनियर्स की भाषा हैंस सेफ, यानी ये सेफ है। तो इनका ये क्वेश्चन इनको अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। वो आगे गलत कर दिया गया था थोड़ा सा, इसलिए उनको समझ में ना। देखिए इसी चीज़ को, इतने पार्ट उसने चूज नहीं किया है, बाकी इस पार्ट को वो सॉल्व किया है, आगे इस पार्ट को उसने सॉल्व किया है, लेकिन इसके ऊपर का पार्ट काफ़ी छोड़ दिया है, तो इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं है, चलिए दिखा देते हैं आपको फटाक से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका क्या था, ध्यान से देख लीजिए आप। यही तो किया है, देखिए इस पार्ट को इसने किया है, इसको ध्यान से देखिए। 655 प्लस 50 550 गुणा 0.781 लिखा है ना, 1084.55 आया है। आवश्यक क्षेत्रफल से अधिक है, अतः खंड सुरक्षित है। इतना तो कर दिए हो दोस्त, लेकिन तुम कौन सा खंड लिए, उसको कैसे जांच की, ये सब नहीं बताया। काफ़ी स्टेप इसने छोड़ दिए हैं, इस वजह से इसके बाद का टॉपिक उनको समझ में नहीं आया। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए इन्हीं का दूसरा क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर दीजिए, कोई भी हो। हमें क्या, एक कैंची छत के लिए एकाकी एंगल की अभिकल्पना कीजिए जिस पर 100 किलोन्यूटन का संपीड़न भार लगा है। अच्छा, कैंची के लिए एक एंगल ढूंढना जिस पर संपीड़न भार लगा है, यानी ये स्ट्रट होगा, जाहिर सी बात है, यानी ये कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, और कंप्रेशन मेंबर में स्ट्रट की प्रभावी लंबाई जो दिया है हम लोगों को, वो लंबाई 1.7 प्रभावी है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी हमें, प्रभावी है। तो अब एक चीज़ देखिए, संपीड़न में प्रतिबल मान्य दिया है वो 80 दिया है। अच्छा, मान्य प्रतिबल 80 देने का कोई मतलब ही नहीं है संपीड़न में। क्यों? क्योंकि भाई मान्य प्रतिबल तो 150 तक होते हैं। इसका गलत तरह से परिभाषा है, ये कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ से दिया गया। अगर पेपर का क्वेश्चन होगा तो संपीड़न में मान्य प्रतिबल की यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। कैसे, क्यों दिखाते हैं। संपीड़न में अगर एंगल आपने लगाया हुआ है, उसकी लंबाई इतनी है, तो एक चीज़ मालूम है कि उस पर लोड कितना आ रहा है, 100 किलोन्यूटन। चलिए भाई, इन्होंने 100 किलोन्यूटन लोड को ले लिया। ठीक है, प्रभावी लंबाई इतनी है, FC यानी इतना है आपका। तो एक चीज़, FC 80 का मतलब समझ रहे हैं क्या, एंगल पे वैसे भी हम 80 मान के चलते हैं। 80 क्यों मानते हैं, हमने कहा था, याद करिए, अभी कंप्रेशन मेंबर में जो बड़ा वाला क्वेश्चन वो नहीं लगाए हैं, नहीं मिला है चैनल, उसमें हमने बिल्टअप की वजह से सिग्मा AC को 140 माना था। लेकिन मैंने बोला था कि एंगल जो होगा उसके लिए सिग्मा AC जो आप लीजिएगा वो 80 और लैम्डा 100 लीजिएगा। ठीक है ना, ये हमने पहले ही आपको बोला है। ठीक है, तो चलिए हमने 80 मान लिया इसको, तो मान लिया कि 80 का स्ट्रेस लेगा। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि उस, देखिए सिग्मा AC तो डिपेंड करता है भाई तनुता अनुपात पर। अब एंगल का आर मिनिमम पता है, जब हमें चूज करना है तो उसका आर मिनिमम कहाँ से पता रहेगा। अब L इफेक्टिव अपन आर मिनिमम करेंगे, लैम्डा आएगा तब तो सिग्मा AC पता चलेगा। लेकिन सिग्मा AC हम पहले ही जान सकते हैं, कैसे, लगभग अंदाज़ा लगा के कि अगर एंगल होगा तो उसका 80 मान लीजिए सिग्मा AC, तब लैम्डा अपने आप 100 होगा। कैसे होगा, ये सब टेबल बना हुआ है, कंप्रेशन मेंबर का चैप्टर खोलिएगा, टेबल देखिएगा, उसमें लैम्डा और सिग्मा AC के बीच में संबंध दिया गया है टेबल में, कि अगर सिग्मा AC इतना होगा तो लैम्डा इतना होगा। चलिए समझ में आ गई होगी बातें, तो अब देख लीजिए आगे। तो अगर आपने इसको मान लिया है तो आपने ये भी जान लिया होगा कि क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा। अरे स्ट्रेस जब आपने 80 माना है तो भार बटा प्रतिबल यानी लोड अपॉन स्ट्रेस बराबर एरिया होता है। तो एरिया कितना हो गया, 1250 आ गया एरिया। अब एरिया जब अगर आपको पता चल गया है तो हमने उसी तरह से, देखिए उसका एरिया निकाले थे ना बड़े वाले क्वेश्चन का जो अभी थोड़ी देर पहले, तो एरिया आया था 20,000। तो 20,000 को दो भागों में बांटे थे क्योंकि दो एंगल सेक्शन करना था, क्योंकि लोड 3000 किलो न्यूटन था। इस पर देखिए 3000 नहीं है, केवल 100 किलो न्यूटन है, तो ये आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो 3000 किलो न्यूटन बहुत ज़्यादा था। तो इस हिसाब से प्रभावी लंबाई और तन्यता अनुपात निकालें यहाँ पे, तो हम लोग को आर मिनिमम पता चल जाएगा। इतना जानते हो ना कि प्रभावी लंबाई बटा आर मिनिमम परिभ्रमण त्रिज्या करते हैं, तन्यता अनुपात निकलता है। तो तन्यता अनुपात को नीचे ला दिए तो परिभ्रमण त्रिज्या निकल जाएगी। अब परिभ्रमण त्रिज्या कितनी आई, तो परिभ्रमण त्रिज्या यहाँ पर आ गई हम लोगों की कितनी, देखिए यहाँ पे 17.5। अब यहीं से इसने गलती शुरू कर दी है, ई बेवकूफ़ कहीं का। स्टील टेबल से आई एस से इतना इतना ले लिया और उसका इतने से डिवाइड कर दिया, ये सब ठीक है। स्टील टेबल से इस खंड का चयन भी कर लिया। यहाँ से गलती क्या हुई बताइए, जब कंप्रेशन मेंबर है तो देखिए उसमें क्या कर रहा है, इस सकल व्यास निकाल के ये नेट निकाल रहा है।
ये सब क्या किया है बंधु, ये सब पूरा बकवास कर दिया ना यहीं पे। कंप्रेशन टेंशन मेंबर नहीं नेट निकाला जाता है, कंप्रेशन मेंबर में एक ग्रॉस होता है, एक ग्रॉस के लिए जो आपने माना है वो पूरा एरिया लिया जाता है। स्ट्रेस चेंज होता है, स्ट्रेस कैसे चेंज होगा, स्ट्रेस जो आपने माना है उसका जांच करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए आप देखिए यहाँ पे चुनना क्या है, जो आपने यहीं पर देखा ना कि आर मिनिमम जो आपका आ रहा है वो लगभग 17.5 आ रहा है, और एरिया जो आपको नीडेड है वो एरिया की जो ज़रूरत है वो एरिया आपको ज़रूरत है 1250। तो जाके टेबल से ऐसा एरिया चूज करिए जो 1250 से अधिक हो और आर मिनिमम लगभग 17.5 के आसपास हो। अगर आर मिनिमम इतना नहीं मिलेगा तो एरिया थोड़ा और लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। कैसे देखेंगे आगे, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। हमने चूज किया टेबल से कौन सा आई, ऐसे देखिए पहले इनके अनुसार हमने ये एंगल चूज किया था, इनका जो कहना था उसके अनुसार हमने ये एंगल चूज किया था 90-60 वाला, लेकिन इसमें दिक्कत थी, इसका आर बहुत कम था, तो आर हमें थोड़ा ज़्यादा 17.5 है ना। तो हमने क्या लास्ट में चूज कर लिया, हमने यहाँ पर चूज कर लिया एक सेकंड, हमने यहाँ पर जो चूज कर लिया ये जो आपका 125 वाला चूज किया, क्यों, क्योंकि इसका एक ग्रॉस देखिए हमें 1250 चाहिए था, 1538 है। तो परेशान मत होइए सर आप इतना ज़्यादा ले लिए, क्यों इतना ज़्यादा लिए, क्योंकि इसका आर मिनिमम जो था ना वो कम मिल रहा था 16.1, जबकि हमें 17.5 चाहिए। आर मिनिमम अगर घटेगा तो फिर आप जान लीजिए कि जब एल इफेक्टिव में आर मिनिमम डिवाइड करेंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा बढ़ेगा तो जो आप एरिया सोचे हैं वो एरिया बढ़ने लगेगा अपने आप। तो जब आर मिनिमम कम होता है ना तो ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमने इस सेक्शन को चूज किया। अब देखिए क्या होगा, कैसे, तो देखिए ये जो बना है डायग्राम, इस ये आपको समझाने के लिए है, थोड़ा सा क्या समझाने के लिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। देखिए एंगल सेक्शन एकमात्र ऐसा वाहियात सेक्शन है जिसका आर एक्स एक्स और आर वाई वाई नहीं दिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर सेक्शन जो होते हैं ना, हर सेक्शन का मतलब देखिए नीचे आई बना है, आई में ये होता है कि इसका ये वाई वाई है, ये इसका एक्स एक्स है। तो एक्स एक्स मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम मतलब इस पर रोटेशन इसकी बहुत हार्ड होती है, मतलब इनर्शिया ज़्यादा मिलता है, और इस पर जो होता है कम से कम होता है मिनिमम। लेकिन एक चीज़ होता है एंगल सेक्शन के अंदर, ये बखूबी बात है कि एंगल सेक्शन का जो, एक मिनट, एंगल सेक्शन का जो ये वाई वाई ये है और एक्स एक्स ये है, ये दोनों तो होते हैं, लेकिन दोस्त ये मैक्सिमम मिनिमम नहीं होते हैं। इसका मैक्सिमम इधर होता है ऐसे सबसे ज़्यादा, और मिनिमम ये वाला होता है। तो ये आर यू यू होता है और ये आर भी भी होता है। इसके बारे में डिटेल में सोम में है, एकमात्र एंगल सेक्शन ऐसा सेक्शन है जिसका आर एक्स एक्स मैक्सिमम और आर वाई वाई मिनिमम नहीं होता है, बल्कि आर यू यू मैक्सिमम और आर भी मिनिमम होता है। तो अभी इसकी ज़रूरत हमको मिनिमम की होती है, जिस पर रेडियस ऑफ डायरेक्शन मिनिमम हो। तो आप देखेंगे टेबल में ना, तो जहाँ एंगल होगा वहाँ आर एक्स एक्स आर वाई वाई और साथवा में आर भी दिया रहेगा दोस्त, एकदम बिहारी लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि आर भी दिया रहेगा। आर भी दे रहने से क्या होता है, वहीं पर उसके टूटने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। अब इनर्शिया पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो कृपया करके उसका जब देखेंगे आर भी आप, तो आपको जानते हैं क्या मिलेगा, आर भी उसका ये मिलेगा जो हमने चूज किया उसका ये। तो बस कुछ नहीं करना है, लैम्डा अपॉन आर इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम किया, देखिए 108 इसका लैम्डा है, जबकि हम लैम्डा को 100 माने थे, याद करिए सिग्मा एसी 80 तो लैम्डा 100। अब लैम्डा देखिए 108 हुआ है तो सिग्मा एसी 80 से कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है ना 100 से ऊपर जाएगा तो वो 80 से नीचे जाने लगेगा। हमने जो माना था शुरू में कि लैम्डा 100 होगा तो वो 80 होगा, अब लैम्डा 100 से ज़्यादा हो रहा है, जो सेक्शन हमने चूज किया है उसका लैम्डा देखिए 108 है, तो जाहिर सी बात है उसका सिग्मा एसी क्या होगा, घटेगा। और जब सिग्मा एसी यानी स्ट्रेस घटता है तो एरिया बढ़ता है, इसलिए एरिया हमने जानबूझ के वो वाला लिया था 1500 वाला। तो देखिए ध्यान से यहाँ क्या होता है, अब हमने यहाँ पर देखा कि सिग्मा एसी वास्तव में तब क्या होगा, तो देखिए लैम्डा यहाँ पर हमने दिखाया है, यहाँ पर लैम्डा को ध्यान से देखिए कि 100 है तो सिग्मा एसी 80 है, ठीक है। जब लैम्डा 110 हुआ यानी 10 बढ़ा तो ये 72 हुआ। इसका अर्थ हुआ, इन सब का अर्थ क्या हुआ, इन सब का अर्थ हुआ कि 10 की बढ़ोतरी पर
ये 8 की घट मतलब कमी आई है इसमें। 10 बढ़ा है तो 8 घटा है। इसका देखिए, ये 100 से 110 हुआ तो ये 80 से घट के 72 हो गया। तो जब ये 1 बढ़ेगा तो ये 0.8 घटेगा। कैसे? अरे 10 पर 8 घट रहा है तो 1 पर 0.8 क्या होगा? घटेगा। तो इसी तरीके से हमारा कितना है बताइए? हमारा तो 108 दशमलव था ना कुछ, 108.7। तो इसका मतलब हमारा 100 से कितना बढ़ा है? 108 हुआ यानी 8.7 बढ़ा है। तो जब ये 1 पर 0.8 घट रहा है तो 8.7 बढ़ने पे कितना घटेगा? 6.95 घट जाएगा। तो किस में से? 80 में से। अरे भाई जाहिर सी बात है, 100 पर 80 है तो जब 108 हुआ है तो ये 73.05 हो गया है। ठीक है, तो सिग्मा ऐसी हमने जो 80 सोच रखा था शुरू में, तब ना एरिया हमको मिला था उतना, और जब हमारा सिग्मा ऐसी अब वास्तव में 73 है तो एरिया हमें कम मिलेगा। अब हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई कैसे? स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? ए ग्रॉस इंटू सिग्मा ऐसी। ए ग्रॉस 1500, जो सेक्शन हमने चूज किया है उसका जो ए ग्रॉस है वो 1500 है, और आया है स्ट्रेंथ उसका जो स्ट्रेस झेल रही है सिग्मा ऐसी वो 73.05। जब हमने इसको गुणा किया तो हमने पाया कि हमारा जो स्ट्रेंथ ले रहा है 112, जबकि उस पर लोड 100 आ रहा था। यानी जो सेक्शन हमने चूज किया है वो 100 किलोन्यूटन लोड को आराम से झेल सकता है, क्योंकि वास्तव में वो 112 किलोन्यूटन झेल जा रहा है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। ये क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे उसने सॉल्व किया है। उसने थोड़ा सा गलत क्या कर दिया है, लास्ट में लगा है टेंशन मेंबर लगाने। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सब फालतू चीज़ें थी। ये लास्ट में जो टेंशन मेंबर वाली कहानी किया है, यही सबसे बकवास काम उसने किया है इस पूरे जोन में। ठीक है, तो आई होप आपको हम ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चैनल को बहुत सपोर्ट मिला है और आज से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। चैनल पर हमारे जितने सब्सक्राइबर चाहिए थे हमें मोनेटाइज करने के लिए, वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, विद इन अ ईयर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों तक और वीडियो पहुंचाइए, और कोई भी अराजकता ग्रुप में मत फैलाइए। जिन लोगों को मेरी वजह से थोड़ी तकलीफ हुई ग्रुप में, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मैं एक बार चेतावनी दूंगा, फिर एक्शन ले लूँगा। माफ़ी चाहूँगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। कृपया करके कोई अराजकता मत फैलाएं। ग्रुप आपका है, सम्मान करें। और जो भी आपके दोस्त मेरे बिहाफ पर आपसे बात करते हैं, लाइक मेरे जो भी असिस्टेंट हैं या जो लोग हैं जो आपसे बात करते हैं, उनको मैं ही समझ के आप बात करिए। वो मेरे ही बिहाफ पर आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मिलते हैं, धन्यवाद।